मुन्ना सर आप सभी बच्चों को फिर से एक बार नमस्कार करता हूं। क्लास 10th के जो अभी जो जुलाई मंथ में यानी 2024 में जो आपका स्कूल टेस्ट जो हुआ था 2024 में, इसी मंथ के जुलाई का, उस मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक कर मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो अपने जितने सारे 10th क्लास के बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए। प्रत्येक माह में आपके हाई स्कूल में होने वाले एग्जाम का प्रत्येक मैथ का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव से आपको परेशानी होगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि ये क्लास 10th के जो क्लास 10th में आपका जो मंथली एग्जाम जो हुआ है, क्लास 10th का मंथली एग्जाम जुलाई 2024 का जो हुआ है, उसी का हम क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए हैं। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए थोड़ा सा हम एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा है। आपको बता दें कि मौसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तब या अभाज्य गुणनखंड की बात करें तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारा मौसा किसी तरह निकल जाना चाहिए। तो इसमें तो बोला है यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन से बाबू क्या करना है आपको, बिल्कुल आसान है। सबसे छोटा देखिए 135 है, तो 135 से आपको भाग कर देना है और वो भाग कर देना है 225 में। 135 में 225 से भाग करिएगा तो एक बार में जाएगा 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहां कट जाएगा। फिर यहां 90 को घेर देंगे। आप लोग बेसिक पढ़े होंगे मौसा निकालने के लिए। और यहां हम रखेंगे 135 को रखेंगे, 135 को, और फिर भाग करेंगे तो 1 से जाएगा 90, यहां 5 से 0 घटा देंगे, 5 यहां आपको 13 से 9 घटा देंगे, यहां 4 बचेगा। फिर यहां हम रखेंगे 90 को, इस 90 को यहां रखेंगे और 45 से 2 बार पढ़ेंगे तो 45 दूना 90, यानी आपका कटा क्या चीज से है, तो 45 से। तो आपका सही आंसर जो होगा वो 45 होगा। आपका अगर सही आंसर की बात करें तो वो आपका 45 होगा। अगर हम आप लोगों को फिर से एक बार यहां बताते हैं, फिर से सुनिएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर बाबू बी होगा। आइए दूसर का नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसर का नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फिर से, यदि x और y चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल होगा। आप जानते हैं कि एक बिंदु पर x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो उसका हल जो होता है वो आदित्य हल होता है। अगर x और y, इसमें 3 केस होता है, 3 शर्त होती है। फिर से आपको समझा देते हैं। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो इसका हल आदित्य होता है, आदित्य हल होता है। अगर एक दूसरे के समानांतर चली जाए तो इसे समानांतर कहेंगे। अगर एक रेखा ठीक उसी रेखा पर जाए तो इसे संपाती बोलेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि बोला है कि x और y 2 रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका हल जो होगा हमारा आदित्य हल होगा। इसका हल जो होगा बाबू आदित्य हल होगा। अगर एक दूसरे पर, एक दूसरे के आमने सामने जाता
तो इसे आप लोग बोलते कि सर इसका समानांतर हल होगा। और एक ही पर चला जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे संपाती बोलेंगे, इसे संपाती बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, तो प्रतिच्छेदित करता है तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ए होगा। तीसरा का क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में a1x b1y c1 बराबर तथा इतना के अनंत हल है। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें शर्त पढ़े होंगे। सबसे ज्यादा शर्त इसमें आपको मिलेगा अनंत हल के लिए शर्त होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 और बराबर होता है c1 बट्टा c2। ये अनंत हल है। इसमें भी तीन शर्त आता है। पहला शर्त आता है कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो इसे हम आदित्य हल हुआ बोलेंगे, इसे हम आदित्य हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आदित्य हल बोलेंगे। अगर आपका यही दे दे कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो इसका अनंत हल होगा। इसको हम बोलेंगे अनंत हल, अनंत हल बोलेंगे। अगर हमारा तीसरा का शर्त दे दे कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो इसे अनंत हल नहीं, इसको बोलेंगे कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो पूछा है अनंत हल, तो अनंत हल के लिए हमारा शर्त होगा कि तीनों का तीनों आपस में बराबर हो। कौन कौन बराबर हो बाबू? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये तो देखना है कि ये तो हल आदित्य होगा, यही हमारा जो होगा आंसर होगा, जिसमें होगा अनंत हल। तो यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम चलते हैं, हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते रहना है और जितने सारे बच्चे हैं सबको 10th वाले को बताइए। यहां दिया है रैखिक समीकरण। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से पूछेगा। एग्जाम हॉल के लिए ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले 2025 क्वेश्चन के लिए आपका जितना मंथली टेस्ट हो रहा है सबको रिवीजन करते चलिए, सबको रिवीजन करते चलिए। देखिए ये बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन। ये तो कंफर्म मानिएगा कि आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रहेगा, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बेहतर से आप पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि रैखिक समीकरण हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर 8, चलिए, और 3x माइनस 3y बराबर 16 का आलेख होगा। प्रतिच्छेदित की, संपाती की, समानांतर की, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखें तो यहाँ a1 b1 c1, इसे a2 b2 c2 बोलते हैं। तो अगर हम a1 b1 और c1 की बात कर दे तो a1 बट्टा a2 अगर इसे लिखिएगा, अगर ज्यादा मुश्किल हो तो आपको करना क्या है कि x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा का ठीक इसके सामने लिख देना है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब आपको ये तरीका बता रहे हैं, ऊपर एक छुपा है, आपको क्या दोनों के समीकरणों को सामने सामने लिख दिए। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 1/3, पहला में से 1 दूसरा में से 3, और फिर आपको क्या करना है यहाँ -1 और यहां से ले लेंगे -3, फिर यहां ले लेंगे 8 और फिर ले लेंगे आपका 16। और यहां देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, 8 से तोड़ेंगे 8 एकम 8, 8 गुना 16। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां भी 1/3, 1/3, लेकिन यहां जो आया है वो आया है आपका 1/2। तो अभी हम शर्त बताए हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है हमारा c1 बट्टा c2 के। तो इसका हल जो होगा प्रतिच्छेदित नहीं होगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के तब प्रतिच्छेदित होगा। इसको हम संपाती नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? समानांतर बोलेंगे।
इसका हल जो होगा, अभी हम बताए हैं अभी जस्ट पीछे कि इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, सॉरी केवल एक हल नहीं होगा, सॉरी इसका केवल अनेकों कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। और इस तरह का जो भी होगा ये समानांतर होगा। समानांतर क्यों होगा बाबू? क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने जाएगा। जब तक ये दोनों रेखा टच नहीं करेगा, एक दूसरे को छुएगा नहीं, तब तक हल नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसका हल समानांतर होगा कि समपाती होगा कि क्या होगा, तो समानांतर पर टिक मारिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसका हल कैसा होगा, तो लिखिएगा कि सर इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो समानांतर होगा। बोलिए 4 नंबर क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीका से सारे क्वेश्चन को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री और कॉसेक आपका दिया हुआ है 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान अगर हम बात करें, अगर साइन 30 का मान अगर हम चेक करते हैं यहां, तो साइन 30 आप लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर यहां रखेंगे प्लस, बताइए cos 30 का मान तो वो 2 होता है, तो आप 2/1 रख दीजिए। 2 और 1 का एलसीएम करिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 प्लस 2 में 1 से भाग करेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5/2। आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। त्रिकोणमिति से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है बाबू, त्रिकोणमिति से आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। बेहतर तरीका से याद रखिएगा कि साइन और कॉस बराबर कब होता है, जब 45 डिग्री हो तब। साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। अगर आपको हल करना है, हल कर चेक करना है, तो यहां लिख दीजिए, यहां आप लिखिए कि सर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा का कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, यहां बच गया 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो यहां हो जाएगा 90 बराबर थीटा प्लस थीटा, तो यहां हो जाएगा 90 बराबर 1 थीटा और 1 थीटा 2 थीटा, गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में, तो 90/2 बराबर थीटा, 2 से हल करेंगे तो ये हो गया 45, यानी थीटा का मान आपका 45 डिग्री होगा। ऐसे भी याद रखिएगा कि साइन और कॉस बराबर होता है कब, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें आप लोगों को, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपका आया था। कॉस थीटा का मान क्या होता है बाबू? तो अगर आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो बेहतर जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है V/H। अगर हिंदी में पढ़े हैं तो आइए हम आपको सिखाते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, और आधार को इंग्लिश में बी बोलते हैं, बेस बी बोलते हैं, और कर्ण को बाबू बोलते हैं एच। तो B/H, B/A P/B है, P/H है, B/H आपका सही आंसर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा? याद रखिएगा कि साइन में थीटा बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है। याद रखना है कि साइन में थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा। क्या याद रखना है? साइन में थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, यानी थीटा जितना बड़ा उसका वैल्यू यानी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो साइन में थीटा, यहां देखिए, यहां 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है,
अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, कोण सबसे बड़ा कौन है, तो 30, 45, 60, 90, तो इसमें सबसे बड़ा 90 है। तो याद रखिएगा कि साइन में जो कोण बड़ा वही इसका मान भी बड़ा होगा, यानी सही आंसर आपका डी होगा। लेकिन वही क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो याद रखिएगा कि कॉस में थोड़ा सा टेढ़ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉस में जिसका कोण बड़ा उसका वैल्यू छोटा होगा। कॉस में जिसका कोण बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, वैल्यू यानी उसका मान छोटा होगा। लेकिन और जिसका कोण छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। कॉस में जिसका कोण छोटा होगा, कोण छोटा उसका मान बड़ा होगा। तो कॉस वाले कोण पर अगर हम ध्यान देते हैं, कॉस वाले कोण पर ध्यान देंगे तो कॉस में बाबू यहां 60 है, यहां 45 है, यहां 30 है, यहां 0 है। आप बताइए कोण कौन छोटा है, तो कोण आपको देखने में कहिएगा कि सर ये 0 छोटा है, तो याद रखिएगा कि कोण छोटा तो उसका मान बड़ा होगा, यानी इसमें बड़ा ये होगा। तो आप है ना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। साइन में कोण बड़ा तो वही बड़ा, लेकिन कॉस में कोण छोटा तो वो बड़ा। तो अगर आपको देखा जाए तो ये कोण सबसे छोटा है तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में किसका मान सबसे बड़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेक अगर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि सेक 45 का मान कितना है, उसमें दिया हुआ है कि सेक 45 का मान कितना है। आप जानते हैं सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस है तो प्लस, और cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान √3 होता है। बिल्कुल बेहतर तरीका से देख लीजिए कि इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर हमारा सब डी होगा। अगर सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस है तो प्लस, cot 30 का मान √3, अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा √2 प्लस √3। आइए यहां क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन कुछ पूछा है निर्देशांक ज्यामिति से, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी के लिए आप लोगों को बता दे कि दूरी के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, दूरी के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, आपको तरीका बता रहा है कैसे सॉल्व करिएगा, आपको तरीका बता रहा है। आपको निकालना है दूरी, तो दूरी निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा। आपको क्या करना है आपको बता देते हैं, पहला में से पहला को घटा देना है। क्या करना है बच्चों, इसके पहला में से पहला को घटा देना है, पहला में से पहला को, तो 4 में से 2 घटा देंगे 2, और 2 का ये हो गया स्क्वायर प्लस, फिर दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे -2, और इसका भी होल स्क्वायर। चल बता दो बाबू, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4, 4 और 4 जोड़ोगे तो 4 और 4 8, 8 को तोड़िएगा, 8 का गुणनखंड करिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, हाई 2 को मिलकर 1 हो जाएगा, हाई नहीं मिल रहा है तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2, ये आपका आंसर होगा 2√2। यानी आपका आंसर अगर हम बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी होगा। बिंदु a sin थीटा 0 और cos थीटा के बीच की दूरी, वही क्वेश्चन है, चलिए निकाल लीजिए दूरी। अभी हम क्या बताए हैं, पहला में से पहला को घटा दीजिए, तो 0 में से sin थीटा को घटाइए, a sin थीटा को, 0 में से a sin थीटा को, तो 0 में से a sin थीटा को घटाएंगे, 0 में से a sin थीटा को घटाएंगे तो -a sin थीटा
और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस प्लस दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो एक cos थीटा में से 0 को घटा देंगे तो ये हो गया, एक cos थीटा में से 0 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा एक cos थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ तो इसको हल करिएगा, माइनस ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर थीटा। दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं बबुआ कि यहाँ रूट है तो रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर में एक से गुना करेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा ए, यानी आपका सही आंसर जो होगा इसका ए होगा। टोटल क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव अभी और आगे पढ़ाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर, अभी ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आपका सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ध्यान दीजिए। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में लंब P है, लंब बाबू कौन सी है, लंब P है, आधार B है, कर्ण H है के बीच संबंध होता है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि सर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। कर्ण आपका दिया हुआ है, पढ़िए, कर्ण दिया है आपका H, कर्ण दिया है H, सॉरी कर्ण आपका अगर हम बात करें तो कर्ण दिया हुआ है H, H का स्क्वायर लंब आपका दिया हुआ है लंब, अगर लंब बात करें तो लंब आपका दिया है P का स्क्वायर प्लस आधार दिया है B और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। ये हमारा संबंध है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही हमारा आंसर होगा इसका, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आपको पाइथागोरस पढ़ाया गया होगा। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, अभी दूरी से रिलेटिव क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए थे। क्या बोले हुए थे बाबू, दूरी के लिए रूट अंडर पहला में से पहला को घटा देना है उल्टा। बताइए माइनस ए में से माइनस ए घटाएंगे तो माइनस 2a और इसका होल स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए घटाएंगे तो माइनस 2a, माइनस बी और माइनस बी घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 2b और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर। यहाँ रूट 4 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा a स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2, ये तो 2 हो जाएगा और हाई आपका रूट में रह जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी आपसे पूछा जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपका का मान। अगर आप लोग देखिएगा ना तो साइन 60 का मान बाबू रूट 3/2 होता है, रूट 3/2। फिर उसी तरह बीच में गुना cos 45 का मान आपका 1/√2 होगा। अगर cosec 45 का मान बोला जाए तो वो होगा आपका √2 होगा। तो अगर देखा जाए तो √2 से √2 आपका कट गया तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, √3/2। आपका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। याद रखिएगा कि सभी वृत्त और वर्ग जो होते हैं ना बाबू वो सर्वांग सम होते हैं। सभी वृत्त और वर्ग जो होते हैं सॉरी वो समरूप होते हैं। कौन सी होते हैं,
समरूप। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, आपको करना क्या है कि एक त्रिभुज बना लेना है। यहाँ यह त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, और एक और त्रिभुज है आपका डी ई एफ, यहां हम लिख दिए डी ई एफ, डी ई और एफ लिख दिए। कोण ए बराबर है कोण डी के, यानी कोण ए और कोण डी बराबर है। फिर बोला है कोण बी बराबर है कोण ई के। अगर हम बात करें तो कोण बी, ये कोण बी और कोण ई बराबर है। फिर एक और आपसे पूछा जाए तो इसमें दिया है कि कोण सी बराबर है कोण ई के। कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो याद रखिएगा कि जब किसी दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो तो वह दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होगा, समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। समानुपाती कहने का अर्थ दिया, अगर इसको लिखिएगा इसमें का संगत ए बी तो इसका संगत डी ई होगा। यानी हम बात करें तो लिखिएगा कि सर ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा, अगर इसमें बात करें हम बी सी तो बी सी और इसके साथ लीजिएगा ई एफ संगत। फिर अगर हम बात करें यहाँ ए सी तो इसमें बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा डी एफ। तो क्वेश्चन पूछा है कि ए बी बट्टा डी ई कितना होगा, ए बी बट्टा डी ई कितना होगा, ए बी बट्टा डी ई। तो ए बी बट्टा डी ई कितना होगा बाबू, बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी, अगर सी ए इधर उधर है उससे कोई मतलब नहीं, ए सी बट्टा डी एफ के। आपका सही आंसर ए होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पर अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 18 नंबर। थीटा केंद्रीय वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है। अच्छा एक बात याद, त्रिज्यखंड बना है वृत्त से और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें एगो खाली जोड़ देना, थीटा बट्टा 360। अगर परिधि पूछे तो वृत्त का परिधि होता है बाबू 2 पाई आर। अगर इसी का त्रिज्यखंड का पूछे तो इसमें जोड़ दीजिएगा थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। तो हमारा क्वेश्चन है कि थीटा केंद्रीय वाले कोण के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा कि यहाँ आपका देखिए यहां भी दिया है थीटा बट्टा 180, थीटा बट्टा 180, थीटा बट्टा 360 है। तो आपका 180 है, 180 है, होगा नहीं। थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा। तो थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। आपका सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। बोला है कि केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेमी वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। बाबू चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो याद रखना चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 और 2 पाई आर। हम लोग वृत्त में परिधि पढ़ते हैं और त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि सर थीटा, तो थीटा का कोण दिया है आपका 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान आपका हो जाएगा 22 बट्टा 7। थीटा के जगह पर थीटा का मान, और थीटा का मान आपका दिया हुआ है 60 डिग्री बट्टा 360। यहाँ 2 है तो 2 गुन्ना पाई का मान हो जाएगा 22 बट्टा 7 गुन्ना आर त्रिज्या। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपका दिया है 84। बताओ 0 से 0 कट गया, 6 से काटोगे तो 66 36, 2 से काटोगे बाबू 2 तिहाई 6,
7 से काटोगे तो तुम्हारा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 7 84, 12 होगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 चौका 12 होगा। 22 में 4 से गुना करेंगे, 22 चौका 88। आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। 22 चौका 88 आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कहते हैं कि सर वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिधि 2 से काट दो तो पाई आर, लेकिन परिधि नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है परिमिति। आप परिमिति कहिए चाहे परिमाप कहिए, देखिए परिधि अलग होता है और परिमाप अलग होता है। अर्धवृत्त में जैसे यहाँ अर्धवृत्त की चर्चा किया, अर्धवृत्त में परिधि अलग होता है, परिमाप अलग होता है। फिर से हमको आता है एक बार समझा दें, ये आपका अर्धवृत्त है, परिधि कहेगा तो केवल ये हुआ, और परिमाप कहेगा तो इसके साथ साथ नीचे वाला भी हुआ। तो परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर, परिमाप में आपका 2 गो त्रिज्या जुट जाएगा, एगो हाई आप प्लस हो जाएगा 2r। तो आपका सही आंसर देखिएगा तो आपका सी होगा। याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त के परिमिति कहिए चाहे परिमाप कहिए, ये दोनों का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। अगर हम अगले क्वेश्चन पर यहां ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पे बोला है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। चलो ध्यान दे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्षेत्रफल बाबू होता है स्क्वायर। आप बेहतर जानते हैं कि क्षेत्रफल का अर्थ होता है स्क्वायर, और यहां बोला है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन जब भुजा की लंबाइया को दुगुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 गुने भुजा, 2 भुजा और स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, भुजा तो भुजा रह जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हो जाए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो तलाक देंगे 3 का स्क्वायर कर देना, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा को आधी कर दिया जाए तो यहाँ 1/2 लगाकर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें आपका सही आंसर 4 गुना होगा। बहुलक आप लोग जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यान। माध्यान को ही हम माध्यक बोलते हैं, माध्यान को हम माध्य बोलते हैं, माध्यान को हम माध्य बोलते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है आपका संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है माध्य में कि बहुलक में कि माध्यिका में कि इनमें सही में। याद रखिएगा कि संचयी बारंबारता माध्यिका में होता है। संचयी बारंबारता निकाला जाता है किसके लिए निकाला जाता है, तो माध्यिका के लिए निकाला जाता है, बहुलक के लिए नहीं निकाला जाता है। क्वेश्चन बोला है यदि किसी आंकड़ों का माध्यान अभी बताए हैं, माध्यान यानी माध्य और माध्यिका 8.9 हो तो 8.9 और 9 हो तो बहुलक ज्ञात करें। अभी बाबू हम बहुलक का फॉर्मूला क्या बताए, चलिए हल करते हैं। यहाँ बहुलक का फॉर्मूला आपको अभी पढ़ाए हैं 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यान यानी माध्य, तो ये हो गया 3 गुने माध्यिका और माध्यिका आपका है 9 माइनस 2 गुने माध्य
और माध्य दिया है 8.9। गुना करेंगे तो 9 में 3 से गुना करेंगे 27, और यहाँ 9 गुना 18 के 8, 8 गुना 16 1 17, 17.8। 27 में से घटा दीजिए, 27.0 में से घटा देंगे हम 17.8 घटा देंगे। यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 16 में से 7 गया 9, कट गया। यानी आपका सही आंसर जो होगा सी होगा। आपका सही आंसर अगर बात करें तो सही आंसर सी होगा। दिया है कि 25 नंबर 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो बाबू अभाज्य संख्या, थोड़ी देर के लिए हम अभाज्य संख्या को अगर तोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या को तोड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम अभाज्य संख्या को तोड़े तो देखिए 8 गो अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, आपका फिर 11, फिर 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसकी माध्यिका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, सॉरी n/2 नहीं होता है, बल्कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये फॉर्मूला होता है। यानी 1/2 और n/2, n मतलब 8 को निकालना है। तो यहाँ 8 रखिएगा तो 8 से 2 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। अरे 8 रख कर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा 4वां पद। और यहाँ ये तो ज्यादा आता है, जैसे 8/2 4, 4 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5वां पद। ये हो जाएगा 5वां पद। 1/2 का 2, अब 4वां पद आप जोड़ लीजिए। 4वां पद 1 2 3 4, ये है 7। और 5वां पद जोड़िए तो 1 2 3 4 5, ये है आपका 11। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 गुना 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 2 से काटेंगे 2 9 18। तो आपका सही आंसर 9 होगा। आपका अगर बात करें 25 नंबर में, तो सही आंसर आपका डी होगा। सही आंसर आपका डी होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। दो क्रमिक विषम संख्या, दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। विषम संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या से विभाजित होती है? 4 से कि 5 से कि 6 से कि 8 से विभाजित है। तो दो विषम संख्या आप लीजिए और दोनों को जोड़िए। तो पहली विषम संख्या मान लीजिए 3 ले ले रहे हैं, दूसरी विषम संख्या 5 ले ले रहे हैं, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये 8 किससे विभाजित होगा? तो आपका 4 से भी विभाजित होगा। और क्वेश्चन बोला है दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? तो याद रखिएगा 5 3 8, इसमें आंसर आपका जो होगा 4 भी होगा और 8 भी। चलिए और भी चेक कर लेते हैं। दो विषम संख्या लेना है, जैसे मान लीजिए कि हम 11 ले ले रहे हैं, 11 ले ले रहे हैं, और एक और विषम संख्या हम 13 ले ले रहे हैं। तो 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2 24। यानी ये आपका 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? तो आपको इसमें बाबू बी छोड़कर बाकी सब होगा, बी छोड़कर। चलिए एक और एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं। दो क्रमिक विषम संख्या लेते हैं, सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होगा? मानकर चलिए कि जो हम एक ले रहे हैं 19 और एक ले ले रहे हैं 21। 9 1 10, 9 1 10, 2 1 3 1 4 40 5, यानी सभी से विभाज्य होगा। बाबू ये क्वेश्चन में गलत दिया, ये क्वेश्चन गलत दिया है आप लोगों का। ये सभी संख्या सभी से विभाज्य होगा, ये सभी से विभाज्य हो सकता है।
दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? सभी होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी होता है? शून्य। एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि हम 4/3 ले रहे हैं, परिमेय संख्या है, और हम 3/2 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 4 में 3 से गुना करो, 3 से 3 कट गया, ये भी 4/2 आया, 2 से 2 गुना 4, ये परिमेय संख्या होगा। आपका ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन 30 का मान और कोस 30 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2, बीच में गुना है तो गुना। बोलिए, कोस 30 का मान होता है आपका, अगर त्रिकोणमिति में देखिएगा तो कोस 30 का मान आपका हो जाएगा √3/2। √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 गुना 4, आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। अभी हम पीछे एक चर्चा किए हुए थे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। बाबू, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। तो ये आपके जुलाई का रहा। बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हमारा चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा के नाम से है। इस पर आपको प्रत्येक आपके मैथ का प्रत्येक और साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, और आपके स्कूल में होने वाले जितने सारे ऑब्जेक्टिव और जितने सारे क्वेश्चन होंगे, इस सबका सॉल्यूशन आपको कर कर बताया जाएगा। आप हमारे से, अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगी हो, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो, अगर समझ आया हो, तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सारे 10th वाले बच्चों के साथ आपको मिले। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। दो क्रमिक विषम संख्या, दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। विषम संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या से विभाजित होती है? 4 से कि 5 से कि 6 से कि 8 से विभाजित है। तो दो विषम संख्या आप लीजिए और दोनों को जोड़िए। तो पहली विषम संख्या मान लीजिए 3 ले रहे हैं, दूसरी विषम संख्या 5 ले रहे हैं, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये 8 किससे विभाजित होगा? तो आपका 4 से भी विभाजित होगा। और क्वेश्चन बोला है दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? तो याद रखिएगा 5 3 8, इसमें आंसर आपका जो होगा 4 भी होगा और 8 भी। चलिए और भी चेक कर लेते हैं। दो विषम संख्या लेना है, जैसे मान लीजिए कि हम 11 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, और एक और विषम संख्या हम 13 ले रहे हैं। तो 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2 24, यानी ये आपका 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? तो आपको इसमें बाबू बी छोड़कर बाकी सब होगा, बी छोड़कर। चलिए एक और एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं। दो क्रमिक विषम संख्या लेते हैं, सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होगा? मानकर चलिए कि जो हम एक ले रहे हैं 19 और एक ले रहे हैं 21। 9 1 10, 9 1 10, 2 1 3 1 4 40 500, यानी सभी से विभाज्य होगा। बाबू ये क्वेश्चन में गलत दिया, ये क्वेश्चन गलत दिया है आप लोगों का। ये सभी संख्या सभी से विभाज्य होगा, ये सभी से विभाज्य हो सकता है। दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है? सभी होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी होता है? शून्य। एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि हम 4/3 ले रहे हैं, परिमेय संख्या है, और हम 3/2 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 4 में 3 से गुना करो, 3 से 3 कट गया, ये भी 4/2 आया, 2 से 2 गुना 4, ये परिमेय संख्या होगा। आपका ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन बोला है
कि साइन 30 का मान और cos 30 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2, बीच में गुना है तो गुना, बोलिए cos 30 का मान होता है आपका, अगर त्रिकोणमिति में देखिएगा तो cos 30 का मान आपका हो जाएगा √3/2। √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 गुना 4, आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। अभी हम पीछे एक चर्चा किए हुए थे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। बाबू, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होती है। तो ये आपके जुलाई का रहा। बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हमारा चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा के नाम से है। इस पर आपको प्रत्येक आपके मैथ का प्रत्येक और साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और आपके स्कूल में होने वाले जितने सारे ऑब्जेक्टिव और जितने सारे क्वेश्चन होंगे इस सबका सॉल्यूशन आपको कर कर बताया जाएगा। आप हमारे से, अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगी हो, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो, अगर समझ आया हो, तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सारे 10th वाले बच्चों के साथ आपको मिले।